नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां हम हर रोज़ आपको एक प्रैक्टिस सेट जो उपलब्ध करवाते हैं DSSB का। और पिछले 2-3 दिन से आप देख रहे हो आपको 100 नंबर का पेपर जो है देखने को मिल रहा है, और पेपर का लेवल जो है कुल मिला के एवरेज अभी तक आ रहा था। और आज जो पेपर का लेवल रहने वाला है वो भाई टॉप हार्ड लेवल आपका रहने वाला है। मतलब मैं उस लेवल का पेपर आपको दे रहा हूँ जहाँ पे DSSB टच नहीं करता है, जिसको आज तक टच नहीं किया TGT में जिस लेवल को, मैं वो पेपर आज आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और रियल में आज जो बच्चा 40 को क्रॉस करेगा ना, वो ज़बरदस्त तैयारी के ऊपर है। सीरियसली बोलूँगा, नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से जो है आपको काम करना है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब है 4 क्वेश्चन गलत हुए तो 1 नंबर आपका चला जाएगा। सीरियस लेके इस पेपर को करें, नेगेटिव क्वेश्चन को 1 को भी ना करें। ठीक है, ये कुछ एक इंस्ट्रक्शंस हैं। उससे पहले मैं इन इंस्ट्रक्शंस को देने से पहले नॉर्मली आपसे जो रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पे पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि कोई भी अपडेट आपके मिस ना हो। रियल में ये लेवल हमने ना ही मॉक टेस्ट में भी टच नहीं किया। मैं ये नहीं कहूँगा, मॉक टेस्ट को हमने एवरेज रखा है ताकि हमारा मोटिवेशन डाउन ना हो। मैक्सिमम लेवल को वहाँ पे भी टच नहीं किया। हाँ, DSSB के अकॉर्डिंग के जो लेवल है उसके लेवल के हमने मॉक टेस्ट जरूर दिए हैं, लेकिन ये जो आपका पेपर होने वाला प्रैक्टिस सेट, ये रियल में टफ से टफ क्वेश्चन पेपर है आज का, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन पेपर यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। 100 क्वेश्चन, ठीक है। और बहुत ज़्यादा टफ पेपर मान के चलो इसको, इजी पेपर बिल्कुल भी इजी वे में इसको ना ले। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चैनल पे, मैंने बता दिया, पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब करेंगे। इसके अलावा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे अच्छा लगे तो। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फिजिकल एजुकेशन अड्डा ऐप का लिंक है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसके ऊपर आपको फिजिकल एजुकेशन की हर अपडेट मिलने वाली है, चाहे वो मॉक टेस्ट हो, चाहे क्विज हो, चाहे कोई रिटन एग्जाम का नोटिस हो, चाहे एडमिट कार्ड का नोटिस हो, या वैकेंसीज हो कहीं पे भी, हर प्रकार की अपडेट आपको उसके अंदर लगातार हमारे द्वारा दी जाती है। अब और उसके अंदर आपको UP TGT PGT के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे 12, और DSSB के भी 12 मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। 12 मॉक टेस्ट DSSB के उसके अंदर हैं और 12 ही UP TGT के हैं। तो दोनों आप बाई करके भी अपनी तैयारी को जांच सकते हो वहाँ पे, क्योंकि एग्जाम का समय हो रहा। अभी आप प्रैक्टिस करना चाहो 1200 क्वेश्चन की, 1200 में से कितने क्वेश्चन आपको आते तो आप कर सकते हो। ठीक है, और मॉक टेस्ट में हमने वो टेस्ट भी उपलब्ध करवा दिया है। DSSB का जो है 2016 में हुआ था, ठीक है, वो भी उपलब्ध करवा दिया है। तो अब बिना देरी के आज के पेपर को शुरू करते हैं, और 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे। सारे क्वेश्चन जो है बड़े अच्छे लेवल के लिए गए हैं। आप आज के पेपर को देख के कहेंगे कि रियल में ऐसा लेवल भी हो सकता है क्या, और ऐसा लेवल आए तो हम क्या करेंगे सर। आपके ये वर्ड आज होने वाले हैं, अगर ऐसा लेवल आए तो हम क्या करेंगे सर। ठीक है, तो 1 से लेके 100 तक आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको आंसर की बताता हुआ साथ के साथ चलने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें भाई। हर क्वेश्चन के ऊपर मैं आपको आज 8 से 10 सेकंड दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर का लेवल ही ऐसा रखा गया है। रियल में आप 40 तक पहुंच गए ना, तो मैं लिख के दूंगा आपको, आज के पेपर में पास हुए तो आप पास हो फिजिकल के पोर्शन में, और प्रथम पोर्शन में भी आप पास हो जाओगे अगर फिजिकल की इस लेवल को आप टच कर रहे हो तो। आज आपकी जॉब की कंफर्मेशन इस पेपर से मिलेगी, और आप खुद कहोगे लास्ट में कि सर रियल में ऐसा पेपर हो सकता है क्या। ठीक है, तो अब बिना देरी के शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द मेजर्स विच रिप्रेजेंट स्कैटर ऑफ स्कोर्स अराउंड मीडियन इज। नीचे हिंदी में भी आप देख पाओगे, 1 मिनट में बता देता हूं आपको, हिंदी में भी आप देख पाओगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, और नीचे हिंदी में है। वह उपाय जो माध्यिका के चारों ओर स्कोर के बिखराव का प्रतिनिधित्व करता है। द मेजर्स विच रिप्रेजेंट स्कैटर्स ऑफ स्कोर्स अराउंड मीडियन इज। वह उपाय जो माध्यिका के चारों ओर स्कोर के बिखराव का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब माध्यिका के चारों ओर जो बिखराव होता है उसको बताने वाला इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से वो उपाय कौन सा है कि जो आपको बताएगा माध्यिका के चारों ओर कितना जो है, मीडियन के चारों ओर कितना बिखराव है डाटा का। जल्दी से बता दीजिए भाई, सोचिए समझिए क्या हो सकता है इसका राइट। नेगेटिव मार्किंग है 0.25,
तो गलत क्वेश्चन को हम नहीं करेंगे बिल्कुल भी। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू। और 2 नंबर क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेस्ट ऑफ वॉलीबॉल। वॉलीबॉल का टेस्ट कौन सा नहीं है, और ऊपर वाला दोनों क्वेश्चंस के राइट आंसर दे दीजिए जितना जल्दी हो सके। जल्दी जल्दी भाई। तो यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। 1 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वार्टाइल डिविएशन आप इसको बोलेंगे भाई। क्वार्टाइल डिविएशन क्या बोलेंगे? क्वार्टाइल डिविएशन क्या बोलेंगे? क्वार्टाइल डिविएशन, ऑप्शन बी। इतनी बात समझ आ गई। फिर दूसरा जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाई, मिलर वाल वॉली टेस्ट। ये जो है वॉलीबॉल का कोई भी टेस्ट नहीं है। अगर आपने टेस्ट एंड मेजरमेंट को पढ़ा होगा तो आप देखते ही पकड़ जाओगे कि ऐसा कोई टेस्ट नहीं है। वाल वॉली टेस्ट देखते ही पकड़ जाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस का लेवल अभी आप पहले 2 क्वेश्चन से आपको पता लग गया होगा कि हम आज किस लेवल को टच कर रहे हैं। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन और 4 नंबर क्वेश्चन और 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हैं। सभी के राइट आंसर दे दीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर, 5 नंबर। हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख सकते हो। 3 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज बेस्ट मेजर्स बॉडी कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट है ऑल स्किन फोल्ड्स मेजरमेंट आर टेकन फ्रॉम एंड लेवल ऑफ मेजरमेंट्स रिफर्स टू। 5 नंबर क्वेश्चन के हिंदी ऑप्शन नजर नहीं आ रहे, मैं माफी चाहूंगा, 1 मिनट थोड़ा सा मेरे को और स्क्रॉल करने दो इसको। चलो 5 को बाद में देख लेना आप, मैं हिंदी के ऑप्शन फिर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। एक बार 3 और 4 को करो आप, 2 ही क्वेश्चन नजर आएंगे भाई स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि ऊपर नीचे दे रखे हैं ना। विच टेस्ट ऑफ फॉलोइंग टेस्ट इज बेस्ट फॉर बॉडी मेजर्स बॉडी कोऑर्डिनेशन। कौन निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण शरीर समन्वय का सबसे अच्छा उपाय है? और स्किन फोल्ड मेजरमेंट आर टेकन फ्रॉम। सभी स्किन फोल्ड माप लिए जाते हैं, किस साइड से लिए जाते हैं? और लेवल ऑफ मेजरमेंट्स रिफर्स टू इंग्लिश में है, इसको बाद में हिंदी में दिखाता हूँ आपको। तो 2 क्वेश्चंस का राइट आंसर दे दीजिए। तो 3rd नंबर क्वेश्चन में यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी भाई, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, थ्रोइंग एंड कैचिंग ए बॉल। और यहाँ क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर क्वेश्चन में, ऑप्शन बी भाई, राइट साइड। जो भी स्किन फोल्ड मेजरमेंट्स हैं वो सारे राइट साइड से लिए जाते हैं। चलो इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। कल के वीडियो में कुछ कोरेक्शंस थी, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको वो कोरेक्शन करवाने वाला हूँ, वीडियो में बने रहें। कल का जो हमारा टेस्ट था उसमें अगर कोई कोरेक्शन थी तो मैं आपको आज के इस वीडियो में कराऊंगा। इससे पहले के वीडियो में भी कोई कोरेक्शन होगी तो वो भी करवाऊंगा, तो बने रहें लास्ट तक, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताओ, 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। लेवल ऑफ मेजरमेंट्स रिफर्स टू। लेवल ऑफ माप के स्तर को संदर्भित करता है। क्या संदर्भित करता है माप के स्तर को? पांच नंबर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर को चूज कीजिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों आप पढ़ सकते हो। तो यहां हो जाएगा ऑप्शन सी भाई, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। द स्टेयर लाइक प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन मेजरिंग। मापने की प्रक्रिया में शामिल सीढ़ियों जैसा तरीका। इतनी बात आपको समझ आ गई तो हम आगे बढ़ सकते हैं भाई। अब आपकी स्क्रीन पे 6 नंबर क्वेश्चन। रेशियो लेवल ऑफ मेजरमेंट इज द ओनली लेवल टू हैव। माप का अनुपात सतर एकमात्र सतर है। बता दीजिए भाई। क्वेश्चंस पेपर का लेवल भी आप लिख दें कि कैसा पेपर है, और डिमोटिवेट ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि पेपर आप बहुत इजी रखते हो, बहुत इजी रखते हो। मैं टफ भी रख सकता हूँ। आप देख लीजिए क्या है लेवल पेपर का। इस लेवल को डीएसएसबी कभी टच नहीं करता, मैं फिर कहूँगा, लेकिन हम जा रहे हैं पीक के ऊपर। अगर ऐसा डीएसएसबी इस बार कर दे तो हमारे क्या हालात हो सकते हैं। आपने ये मटेरियल कहीं नहीं पढ़ा होगा, कहीं भी।
देख लीजिए, आपको अगर ये लेवल अच्छा लगता तो लाइक जरूर करें, और क्या सभी चाहते हैं ऐसा लेवल पेपर का है, ये भी आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एब्सोल्यूट जीरो, परम शून्य भाई, एब्सोल्यूट जीरो। हिंदी में भी देख लीजिए, द रेशियो लेवल ऑफ मेजरमेंट इज द ओनली लेवल टू हैव एब्सोल्यूट जीरो। माप का अनुपात सतर एकमात्र स्तर है परम शून्य भाई, परम शून्य। इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट। चलो 3 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हैं। टारगेट लेंथ ऑफ फ्रीडल फील्ड हॉकी स्किल टेस्ट। टारगेट लेंथ बतानी है, फ्रीडल फील्ड हॉकी कौशल परीक्षण की लक्ष्य की लंबाई बता दो। और यहाँ है 8 नंबर क्वेश्चन, एरिया रिक्वायर्ड फॉर जिगजैग रन ऑफ बैरो जर्नल एबिलिटी टेस्ट और फ्रेंच शॉर्ट सर्विस टेस्ट इज यूज्ड इन। ये किस में यूज किया जाता है? फ्रेंच छोटी सर्विस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, किस में किया जाता है? जल्दी से तीनों क्वेश्चंस के राइट आंसर दे दीजिए। मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि 11 मिनट की वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चंस को कवर कर पाए हैं, यहाँ पे 6 क्वेश्चन को। तो यहाँ पे मैं बता दूं 7 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, 2 यार्ड भाई, ऑप्शन बी 2 यार्ड। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 10 बाई 10 यार्ड। 9 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेंच शॉर्ट सर्विस टेस्ट किससे संबंधित है? बैडमिंटन से भाई, बैडमिंटन से। आप इजीली अगर आपने अच्छी तैयारी की हो ना, तो आप 45 से 50 नंबर इस पेपर में कर पाओगे, अच्छी तैयारी के बाद भी, मैं कह रहा हूँ आपको। हाँ, टॉप आप तैयारी पे हो ना, तो फिर आप हो सकता है कि उस स्कोर को भी क्रॉस कर जाओ। लेकिन आज आपका पता चल जाएगा रियल में तैयारी कैसी है। जो हर रोज कमेंट्स आते हैं ना कि सर इतने नंबर बन गए, इतने नंबर बन गए, आज आपका दरअसल पता चलने वाला है कि कितने नंबर आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे, मोट MC पियर्सन टेस्ट इज एसोसिएटेड विद। ये है भाई मोट मैकफर्सन टेस्ट, मैकफर्सन है ये, जुड़ा हुआ किससे जुड़ा हुआ है? और 11 नंबर क्वेश्चन, द फर्स्ट बुक ऑन माइक्रो टीचिंग इन इंडिया वाज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर। और यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट इज नॉट ए लेफ्ट टू राइट अरेंजमेंट ऑफ फैक्ट एंड आइडियाज। जल्दी से बता दीजिए भाई, आपको कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन जो है ठीक लग रहा है, जल्दी से बता दीजिए। जो भी आपको यहाँ पे आंसर ठीक लगता है उसका राइट आंसर दे दीजिए। तो मैं 10 नंबर क्वेश्चन में आपको राइट आंसर बता देता हूँ, पूरा समय दे रहा हूँ भाई मैं आपको। ये है टेबल टेनिस से संबंधित, ऑप्शन डी, मोट मैकफर्सन टेस्ट किससे जुड़ा है? टेबल टेनिस से। और फिर है फर्स्ट बुक ऑन माइक्रो टीचिंग इन इंडिया वाज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भाई, NL दोसांझ। और 12 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, चेन चार्ट, चेन चार्ट भाई। ठीक है, चलो इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट। वीडियो को लाइक करें भाई, पेपर का लेवल पसंद आ रहा तो, हालांकि किसी को पसंद नहीं आएगा, लेकिन ठीक है। और यहाँ पे फिर 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एजुकेशन इज ए ट्रायंगल प्रोसेस, इट इन्वॉल्व टू इंटरप्ले ऑफ। एजुकेशन जो है शिक्षा एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है, इस परस्पर क्रिया में शामिल है। कौन कौन इस परस्पर प्रक्रिया में जो शामिल होते हैं? जल्दी बता दीजिए, अच्छी तैयारी क्योंकि तो नंबर पक्का आपका भाई। मैं 40 वो क्वेश्चन आपको बता सकता हूं जो आपको आने चाहिए। ये क्वेश्चन आपको हर हाल में आना चाहिए, ट्रायंगल प्रोसेस वाला। तो यहां राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन ए भाई, शिक्षक, शिक्षार्थी और पर्यावरण। इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट।
नेक्स्ट, माइक्रो टीचिंग इज मोर इफेक्टिव। माइक्रो टीचिंग इज मोर इफेक्टिव, सूक्ष्म शिक्षण कब अधिक प्रभावी है, बता दीजिए भाई। जल्दी, यहां पे राइट आंसर बता देता हूं आपको, शिक्षण अभ्यास के दौरान भाई, ड्यूरिंग द टीचिंग प्रैक्टिस। चलो, ये जो पीछे वाला क्वेश्चन है ना, मेरे को इसका आंसर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, क्योंकि यहाँ मेरे ख्याल से जो राइट आंसर होगा वो ये होना चाहिए, लेकिन जो ऑफिशियल आंसर की थी इस पेपर की उसमें दिया है ऑप्शन ए ठीक। लेकिन एजुकेटर, स्टूडेंट और करिकुलम, ये चीज़ मेरे ख्याल से त्रिआयामी इसको बनाती हैं, और हमने साइकोलॉजी क्लास में शायद कवर भी किया होगा, तो हो सकता है आंसर गलत दे रखा हो इन्होंने, ठीक है। तो आपके फाइनल पेपर में आ जाए तो कन्फर्मेशन कर लेना, या मैं कर दूंगा आपको कन्फर्मेशन कल की वीडियो में। तो यहाँ पे राइट आंसर एजुकेशन, स्टूडेंट, करिकुलम होने की संभावना, अगर आपने ये चूज किया था तो आप ये मान के चलो आपका नंबर पक्का है, क्योंकि इन्वायरमेंट एक फैक्टर तो जरूर है इन्वायरमेंट, लेकिन करिकुलम उसके अंदर एक पार्ट होता है। बाकी कल मैं कंफर्म कर दूंगा, इन दोनों ऑप्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, और बाकी कल कंफर्म कर देंगे, ठीक है। चलो, 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, लिस्ट ए का लिस्ट बी से सही मिलान करना है। एक बार इसको इंग्लिश में पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको इसकी हिंदी दिखाता हूँ नीचे। अब मैं इसकी हिंदी आपको दिखा देता हूँ, अगर आपने पढ़ लिया हो तो चलो और ले लीजिए समय। ग्रुप इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, डिस्कशन क्या होता है, ओरिएंटेशन क्या होता है, साइकोमोटर लर्निंग क्या है, ड्रिल क्या है, डिस्कशन क्या है, सही मिलान कर दो भाई। चलो, हिंदी और दिखा देता हूँ मैं आपको, देख लो। और ये नीचे ऑप्शन है भाई, समूह की जांच, विचार विमर्श, अभिविन्यास, साइकोमोटर, ड्रिल। पढ़ लीजिए अच्छी प्रकार से। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाई, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन डी। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पे ठीक हो जाएगा। पहले के सामने आएगा 4। समूह की जांच क्या कहलाती है, छोटे समूह में छात्रों को एक कार्य पर एक साथ काम करना, अक्सर शिक्षक की अपेक्षाकृत स्वतंत्र और बिना किसी स्पष्ट दिशा के, जिससे खुले अंत परिणाम सामने आते हैं। फिर विचार विमर्श में क्या था, दूसरे में तीसरा, विषय पर पारस्परिक विचार विमर्श, इसको कोरिलेट करते तो बिल्कुल। अभिविन्यास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सीखने के लिए महत्वपूर्ण विषय कारकों और शर्तों के साथ छात्रों से परिचित करने की प्रक्रिया हो जाएगी। साइकोमोटर में आपका ये आ जाएगा, इस शिक्षा में समन्वय प्रयास शामिल है और एथलेटिक कौशल जैसे कौशल से संबंधित है, जिसमें आमतौर पर चाल, क्रिया, ताकत शामिल होती है, ये भी हमने पढ़ा है साइकोमोटर क्या होती है। और 5 में एक आ जाएगा ड्रिल, गति, दमखम, हाथ आंख समन्वय जैसे फुटबॉल या बास्केटबॉल में ड्रिलिंग, ड्रिल जैसी मौलिक कौशल को बढ़ाने के दृष्टिकोण के साथ बार बार अभ्यास के माध्यम को दोहराना, अभ्यास के माध्यम को होगा, ऐसा टाइपिंग मिस्टेक होगी तो इसको भी बता सकते थे आप, तो इसका राइट आंसर आप दे सकते थे भाई। अभी तक 4-5 क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं जिसके आपने अच्छी तैयारी की होगी तो बिल्कुल आपने राइट आंसर दिया होगा। चलो नेक्स्ट, एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज ए सिस्टमेटिक वे ऑफ डिजाइनिंग, कैरिंग आउट and evaluating the total process of learning and teaching in terms of specific objective. This definition was given by, यहाँ हिंदी देख लो इसकी, शिक्षण प्रौद्योगिकी विशिष्ट उद्देश्यों के संदर्भ में सीखने और शिक्षण की कुल प्रक्रिया को डिजाइन करने, निष्पादित करने और मूल्यांकन करने का एक व्यवस्थित तरीका है। यह परिभाषा किसने दी थी भाई, जल्दी से बता दीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, तो यहाँ मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। यहाँ राइट आंसर दरअसल आपका हो जाएगा ऑप्शन सी भाई, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी भाई, मैकमुरिन, मैकमुरिन, ऑप्शन सी भाई, मैकमुरिन हिंदी में ये रहा। चलो इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। आज अपना स्कोर जरूर कमेंट करें भाई आप। 17-18, द इंटरनेट एक्सप्लोरर was invented and released by,
और ये है इन विच पार्ट ऑफ नॉलेज लेसन प्लान आर चिल्ड्रन गिवन ए चांस ऑफ मेकिंग समथिंग ऑफ देयर ओन एंड एक्सप्लोर द सिचुएशन टू सोल्व ए प्रॉब्लम। किस प्रोसेस में ये दिया जाता है, का पाठ योजना के किस भाग में बच्चों को स्वयं कुछ बनाने के लिए जो दिया जाता है और समस्याओं को अपने लेवल पे वो हल कर सके, ऐसी स्थिति जो है उत्पन्न की जाती है, उनको मौका दिया जाता है। और पहला क्वेश्चन था इंटरनेट एक्सप्लोरर का आविष्कार और जारी किया गया था, किसके द्वारा ये किया गया था। तो 17 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर मैं बता देता हूं, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन भाई, कॉर्पोरेशन, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। और 18 नंबर क्वेश्चन में मैं राइट आंसर आपको बता देता हूं, ऑप्शन सी, जर्नलाइजेशन में भाई, ऑप्शन सी। इतनी बात आपको समझ आई तो हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी प्रेजेंट द सोशल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग। कौन सी थ्योरी जो है सामाजिक सीखने के सिद्धांत के पहलुओं को प्रस्तुत करती है, जल्दी से बता दो भाई। ऑप्शन बी भाई, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, मतलब दूसरों को देखना, सोशल लर्निंग का एक प्रोसेस है ये। चलो ये बताओ, मैच द फॉलोइंग, मेन फॉर्म ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, रोल प्लेइंग स्ट्रेटजी इज यूज्ड फॉर, और माइक्रो टीचिंग डिवाइस, ये सारे बता दो भाई। सही मिलान कर लो इनका। 20 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर मैं बता देता हूं आपको, ऑप्शन सी भाई, ऑप्शन सी। मेन फॉर्म ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है, ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या आएंगी, ये ट्रेनिंग भाई, ठीक है। इसके बाद रोल प्लेइंग स्ट्रेटजी इज यूज्ड फॉर, ये किसके लिए यूज होती है, सॉरी दूसरे में तीसरा आएगा भाई, करेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन इंटरेक्टिव प्रोसेस, माफी चाहूंगा मैं भी चक्कर में पड़ेगा, मखा ट्रेनिंग कैसे आ गया। तीसरे में आएगा आपका ट्रेनिंग, रोल प्लेइंग स्ट्रेटजीज यूज फॉर ट्रेनिंग। और माइक्रो टीचिंग डिवाइस क्या है आपके, बच और एलन, ठीक है, बच और एलन। इतनी बात समझ आ गई तो हम आगे बढ़े। चलो बताओ, विच प्रोसेस ऑफ दीज इज नॉट द अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग। इनमें से कौन सी जो है पाठ योजना की पद्धति नहीं है, बता दो भाई। प्रोजेक्ट अप्रोच, द इवैल्यूएशन अप्रोच, और यह है हर्बेटेरियन अप्रोच, और यह है इंडियन अप्रोच। तो कौन सी जो है अप्रोच यहाँ पे पाठ योजना की नहीं है, मतलब कौन सी पद्धति पाठ योजना का एक हिस्सा नहीं है, तो जल्दी बता दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी भाई, इंडियन अप्रोच। चलो इसके बाद, विच इज द वास्ट इन स्कोप, किसका विषय क्षेत्र विस्तृत है भाई, टीचिंग टैक्टिक्स का, टीचिंग टेक्निक का, टीचिंग स्ट्रेटजी का, टीचिंग मेथड का, बता दो भाई। विस्तृत क्षेत्र किसका है, जल्दी। तो यहां राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी भाई, टीचिंग स्ट्रेटजी, ऑप्शन सी। इसके बाद आइसोकाइनेटिक मेथड ऑफ ट्रेनिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, आइसोकाइनेटिक मेथड जो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, जल्दी बता दो भाई। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाई, जे पेरिन, ऑप्शन बी। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपको आना चाहिए भाई। एक और क्वेश्चन आ गया हमारे लेवल का ही, जिसका आप राइट आंसर दोगे आज आप मुश्किल से 45-50 तक पहुंच पाओगे। और रियल में अगर 50 को क्रॉस कर रहे हो ना यार, आप जबरदस्त तैयारी पे हो, मान के चलो आप नेक्स्ट जीआरएफ भी कर सकते हो। तो सही मिलान करना है, कौन सी ट्रेनिंग किसने दी थी, राइट आंसर आप देख लीजिए और बता दीजिए कमेंट बॉक्स में 24 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ राइट आंसर दरअसल क्या हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन में, मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन बी भाई, ऑप्शन बी। सर्कट ट्रेनिंग, मॉर्गन एंड एडम्सन। सर्कट ट्रेनिंग किसने दी, एक मिनट, सर्कट ट्रेनिंग किसने दी, मॉर्गन एंड एडम्सन, ऑप्शन 4। फिर हमने पढ़ा दूसरा ऑप्शन,
फर्टलैक किसने दी? गोस्टा होमलर। फिर तीसरे में 2 इंटरवल ट्रेनिंग, ये आपका 3 नंबर। और फिर है प्रेशर ट्रेनिंग, किसने दी? विंटर बॉटम ने भाई। ये 4 ऑप्शन आपने मिला दिए होंगे उम्मीद करता हूं। चलो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, हम चलते हैं नेक्स्ट। पच्चीस नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पच्चीस नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज ए मेजर डायमेंशन ऑफ एथलीट साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग। निम्नलिखित में से किसे एथलीट के मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण का एक प्रमुख आयाम नहीं माना जाता है? 25 नंबर क्वेश्चन में आप राइट आंसर दे दीजिए। कौन सा नहीं माना जाएगा? साइको फिजियोलॉजिकल ट्रेनिंग, कोग्निटिव ट्रेनिंग, मोटिवेशनल ट्रेनिंग और साइको रेगुलेशन ट्रेनिंग। तो जल्दी बता दीजिए भाई। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाई, ऑप्शन ए। मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण का प्रमुख आयाम ये नहीं है। चलो 26 नंबर क्वेश्चन, द इंटेंसिटी ऑफ एनी वे ट्रेनिंग प्रोग्राम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल। किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम की जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली रिलेटेड है किससे? किसी भी वजन जो प्रशिक्षण की तीव्रता सीधे एक व्यक्ति से संबंधित है, किस प्रकार से संबंधित है, उसकी किस कैपेसिटी से संबंधित है भाई। 26 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर चूज कर लीजिए, इसका भी आपको पता होना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 26 में से 10-12 क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं जिसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों वीडियोज में भी हम कवर कर चुके हैं। हमारा अगर आपने कोर्स ले रखा होगा ना उसमें भी 15-16 क्वेश्चन को आप कवर कर जाओगे, ठीक है। उनको अगर पढ़ा होगा तो आपने कोर्सेज के जो क्वेश्चंस हैं उनसे कोरिलेट करोगे चीज़ों को, डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, तो हो सकता है आपका काम हो जाए। तो इंटेंसिटी ऑफ वेट ट्रेनिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है? ऑप्शन सी भाई, स्पेसिफिक हेल्थ एंड परफॉर्मेंस गोल परस्यूड, मतलब उसके पीछे जो आपका लक्ष्य क्या है भाई, प्रदर्शन का लक्ष्य क्या है, ठीक है, ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट 27-28 आपकी स्क्रीन पे है। इन नेचर लॉन्ग टर्म प्लान्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग आर बाय एंड लार्ज, और यह है पिरामिड ट्रेनिंग किसके द्वारा दी गई? दोनों क्वेश्चंस के राइट आंसर बता दो भाई। तो 27 नंबर क्वेश्चन भी आपने पढ़ा होगा अगर अच्छी तैयारी पे, तो कंसेप्चुअल भाई वैचारिक होते हैं जो लॉन्ग टर्म स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, वो कंसेप्चुअल होते हैं। और पिरामिड ट्रेनिंग किसके द्वारा दी गई? ये दी गई भाई रशियन के द्वारा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट है एक दोनों क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर 29 और 30। A competitive athlete in any sport should develop a sound general fitness, including all fitness component, before specializing in a dominant component of a particular sport. What principle does this refer? मतलब किसी भी खेल में एक प्रतिभागी एथलीट को किसी विशेष खेल के प्रमुख घटकों में विशेषता से पहले सभी फिटनेस घटकों सहित एक ध्वनि सामान्य फिटनेस विकसित करनी चाहिए। यह किस सिद्धांत का उल्लेख करता है ये बताना है। और 30 नंबर क्वेश्चन है, एन एथलीट, एक मिनट, 30 नंबर क्वेश्चन है, एन एथलीट विद ए मैक्सिमल एक्सरसाइज हार्ट रेट ऑफ 199 बीट्स पर मिनट एंड ए रेस्टिंग हार्ट रेट ऑफ 59 bpm बीट पर मिनट विश टू ट्रेन एट 85 ऑफ VO2 max, हर टारगेट हार्ट रेट वुड बी, ये निकालना है। और ये दोनों क्वेश्चन का राइट आंसर आप दे दीजिए। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर मैं 29 नंबर क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताऊं, तो 29 नंबर क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनरलाइजेशन बिफोर स्पेशलाइजेशन, ऑप्शन बी। अगर आपने पढ़ा होगा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के प्रिंसिपल्स को तो बिल्कुल इजीली आंसर दे दोगे आप, क्या होता है जनरलाइजेशन बिफोर स्पेशलाइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। 30 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाई, 178 टारगेट हार्ट रेट आ जाएगी, ठीक है, ऑप्शन सी। इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 31 नंबर। मैं वीडियो की स्पीड को बढ़ाऊंगा भाई थोड़ा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। टोटल अमाउंट ऑफ टाइम डेडिकेटेड टू ट्रेनिंग बाय ए ग्रुप ऑफ एथलीट टीम ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक ट्रेनिंग लेसन और फेज ऑफ ट्रेनिंग इज रिफर्ड एज टू। एक विशिष्ट प्रशिक्षण पाठ्य प्रशिक्षण के चरण के दौरान एथलीटों टीम के एक समूह द्वारा प्रशिक्षण के लिए समर्पित समय की कुल मात्रा को संदर्भित किया जाता है। किस रूप में आप संदर्भित करोगे टोटल जो आपने समय लिया? जल्दी से दीजिए आंसर। मैं स्पीड बढ़ा भी नहीं सकता, मजबूर हूं, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे कि समय लेने वाले क्वेश्चन। आप 1.5 घंटा ले लोगे आज, पेपर इस लेवल का है ये। ऑप्शन सी भाई रिलेटिव वॉल्यूम, ऑप्शन सी रिलेटिव वॉल्यूम। चलो, यूजिंग द रिकवरी रेट्स प्लॉटेड ऑन ग्राफ गिवन बिलो विच मेथड ऑफ ट्रेनिंग इज बीइंग कैरिड आउट। नीचे दिए गए ग्राफ पर प्लॉट की गई रिकवरी दरों का उपयोग करते हुए प्रशिक्षण की कौन सी विधि की जा रही है? तो ये इस क्वेश्चन का आना, अपने पास ग्राफ नहीं है तो यहाँ पे शायद इस क्वेश्चन में ग्राफ वगैरह मिलेगा, तो अपने पास ग्राफ नहीं, तो इस क्वेश्चन को आप ग्रेस मान लीजिए, क्योंकि हमारे पास वो चीज़ है नहीं जो यहाँ पे होनी चाहिए थी, क्योंकि वो कट हो गया शायद। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ दो, इसको ग्रेस मान लो आप। 1 अंक की ग्रेस दे दी आपको। किसी के 39 बने तो ये सोच लेना पास हो गया आप। चलो ये बताओ, मिलो हु हैज रिकॉर्ड ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन 6 एनिसेंट ओलंपिक वॉज। भाई 6 प्राचीन ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले माइलो जो है एक थे, क्या थे? 33 में राइट आंसर दे दीजिए। क्या थे भाई वो? ऑप्शन डी बॉक्स पहलवान थे भाई, ऑप्शन डी रेसलर। चलो ये बताओ, 2 मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ रिक्रिएशन मूवमेंट इन द यूएसए वर। यूएसए के अंदर जो है रिक्रिएशन मूवमेंट शुरू होने का कारण क्या था? 2 मेजर फैक्टर क्या थे? 34 में राइट आंसर बता दीजिए। तो यहाँ पे मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ, तो देख लीजिए चारों में से आपको कौन सा ठीक लगता है। ये क्वेश्चन DSSB में आ सकता है, अभी बता देता हूँ। ऑप्शन सी भाई, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन जो प्रमुख कारण थे अमेरिका के अंदर जो है रिक्रिएशन मूवमेंट शुरू होने के। चलो नेक्स्ट बताओ, लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से सही मिलान करना है 35 नंबर क्वेश्चन में। प्लेटो, सेक्रेट्स और आपका जो है गेटे और फिर है ब्राउनिंग, सभी का सही मिलान कर दो भाई। आज पता चलेगा रियल। आज कमेंट करना भाई स्कोर, जो हर रोज बताते हैं कि कितना स्कोर रहा, वो आज भी कमेंट करें। मैं इसके लिए नहीं कह रहा कि आप फेल हो जाओगे पास हो जाओगे, तो हमें पता चलना चाहिए इस लेवल का पेपर है तो हमारे क्या हालात DSSB में होने वाले हैं। तो 35 में हिंदी में और दिखा देता हूं मैं आपको, देख लीजिए हिंदी में और सही मिलान बता दीजिए इसका 35 में। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाई। 35 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। प्लेटो ने क्या बात कही थी, इसके सामने आ जाएगा ये। फिर सॉरी दूसरा भाई, प्लेटो ने क्या कहा था? दूसरा ऑप्शन सही है। सुकरात ने क्या कहा था? ये 4 वाला। गेटे ने कहा था, क्या कहा था गेटे ने? 3 वाला ये। और ब्राउनिंग ने ये बात कही थी भाई, उन्हें शारीरिक प्रशिक्षण के मास्टर के पास भेज दें ताकि ये बातें इन्होंने कही थी। चलो इसके बाद इंग्लिश में देख लीजिए, हिंदी नीचे है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज पर उलरिच is not one of the 3 primary responsibility of education in society। उलरिच के अनुसार निम्न में से कौन सा समाज में शिक्षा की 3 प्रमुख जिम्मेदारियों में से एक नहीं है? जल्दी से बता दो भाई। तो यहां राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा मैं बता देता हूं 36 में, ऑप्शन डी भाई, ऑप्शन डी। अच्छा मैंने हिंदी में नहीं दिखाया, क्वेश्चन पहले ही राइट आंसर बता दिया। चलो देख लो हिंदी में, अब देख लो एग्जाम में क्या पता आ जाए। नेक्स्ट बताओ, आपके लेवल का क्वेश्चन आ गया। चलो बहुत अच्छे भाई। 37 नंबर, फिजिकल एजुकेशन इन एनिशिएंट रोम प्रैक्टिसली रिफ्लेक्टेड। व्यवहारिक रूप से किसमें परिलक्षित होती थी? रोम के अंदर। और LCPE वॉज रीनेम्ड एज LNCPE।
जो LCPE है उसका रीनेम्ड कब किया गया है, LNCPE में। और रोम के अंदर जो फिजिकल एजुकेशन थी वो किस प्रकार से झलकती थी। तो 37 में राइट आंसर मैं बता देता हूं, उपयोगितावाद भाई, ऑप्शन ए, यूटिलिटरियनिज्म मतलब उपयोगितावाद। ये आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन, ये भी पता होना चाहिए 38 का भाई। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1973 में भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ। एजुकेशन की परिभाषा दे रखी है दोनों यहाँ पे, एक फिजिकल एजुकेशन की दे रखी है, एक एजुकेशन की दे रखी है। एजुकेशन इज ए प्रोसेस इन विच and by which knowledge, character and behavior of the young are shaped and modeled are given by। किसके द्वारा दी गई डेफिनेशन, और ये फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई। फिजिकल एजुकेशन इज ए वे थ्रू मोटर एक्टिविटीज एंड रिलेटेड एक्सपीरियंस एंड इट्स सब्जेक्ट मैटर इज प्रीमियरली वे ऑफ बिहेवियरिंग। तो दोनों ही क्वेश्चन का राइट आंसर आप दे दीजिए। 39 और 40। भाई वीडियो लंबा हो रहा है, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता दरअसल, क्योंकि क्वेश्चंस ही ऐसे हैं कि आपको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा। और 40 को टच करने के लिए पसीना आ जाएगा आज आपको रियल में। तो 39 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाई, प्रोफेसर ड्रेवर। और यहाँ 39 में ऑप्शन बी, और 40 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाई, विलियम एच किलपैट्रिक। आज तक आपने डेफिनेशन पढ़ी होंगी एबुशर की, विलियम्स की और डेल्बर्ट ओब्रीट्यूफर की। अगर इन तीनों की डेफिनेशन आपको याद होगी तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि ये डेफिनेशन तीनों की नहीं तो किसकी होगी, ऑप्शन डी की होगी, सीधी सी बात है। चलो नेक्स्ट। हु सेड लैक ऑफ एक्टिविटी डिस्ट्रॉय द गुड कंडीशन ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग while movement and methodical physical exercise saved it and preserved it। किसने कहा गतिविधि की कमी हर इंसान की अच्छी परिस्थिति को नष्ट कर देगी, जबकि आंदोलन और विविधपूर्ण शारीरिक व्यायाम इसे बचाते हैं और संरक्षित करते हैं। जल्दी से बता दीजिए भाई 41 में किसने कही ये बात। ये कही थी भाई प्लेटो ने, ऑप्शन ए प्लेटो। चलो नेक्स्ट। लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से मैच करना है। प्राचीन इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, आपको इसका पता होना चाहिए। 42 फॉर्मल सिस्टम ऑफ स्पार्टन एजुकेशन क्या कहलाता था। ट्रेनिंग वेन्यू ऑफ मटेरियल आर्ट्स इन रोम क्या कहलाती थी। और पब्लिक बाथ विद स्पोर्ट्स एंड फिटनेस क्लब्स क्या कहलाते थे। और एंथेनियन रेसलिंग स्कूल क्या कहलाते थे। जल्दी से राइट आंसर दे दीजिए। राइट आंसर आप बता दोगे इस क्वेश्चन का, मेरे को 100% आपके ऊपर भरोसा है, आप जरूर बता दोगे भाई। तो यहां राइट आंसर आपको मैं बता देता हूं, 42 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाई, ऑप्शन सी। फर्स्ट के नीचे आएगा 2। फॉर्मल सिस्टम ऑफ स्पार्टन एजुकेशन बिल्कुल हमने पढ़ रखा होगा, जरूर मेरी वीडियोज में भी कवर किया होगा। ट्रेनिंग वेन्यू इन रोम, वेन्यू ऑफ मार्शल आर्ट्स इन रोम। रोम के अंदर जो ट्रेनिंग के जो वेन्यू जो होते थे मार्शल आर्ट के रोम में, वो क्या कहलाते थे, कंपस मार्टिस, ये भी हमने पढ़ रखा है। पब्लिक बाथ विद स्पोर्ट्स एंड फिटनेस क्लब, ये थर्मी कहलाते थे, थर्मी। और एंथियन रेसलिंग स्कूल, ये क्या कहलाते थे, प्लेस्ट्रा। वेरी इजी क्वेश्चन, ये नंबर पक्का कर लिया होगा आप सभी ने। चलो अब आ जाओ भाई, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ले आते हैं। ये बता दो भाई, लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से सही मिलान कर दो जल्दी से। अल्फा बीटा ये कुछ होते हैं भाई, ये साइंटिफिक नाम इनके, थीटा बोलते हैं इनको। तो यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लीजिए। इस क्वेश्चन पे मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे को भी इसमें से 2-3 बातें नहीं पता। हाँ, ये आपको पता होनी चाहिए, नीचे वाली तीनों बातें, 3, 4, 5 में, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सी क्या हार्मोन रिलीज करती है, वो सारे आपको पता होने चाहिए। एग्जाम ओरिएंटेड बातें, ये एग्जाम में आ चुकी हैं पीछे, याद कर लो अभी तक ना की हो तो। हालांकि याद कर लो सभी की कौन सी ग्रंथि कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ 43 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए भाई, ए।
कर लो, पहले में आएगा 5। लैंगरहैस की आइलेट की ए कोशिका इंसुलिन को रिलीज करेगी। फिर आपकी लैंगरहैस की आइलेट की बी, ये जो बीटा है या जो भी है ये ग्लूकागन को रिलीज करेगी। इस प्रकार से सही मिलान करते हुए चले। फिर पूर्वकाल पिट्यूटरी से जारी हार्मोन क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, इसी प्रकार से फोर्थ में आपका क्या है? ग्लूटोकोर्टिकोइड हार्मोन। और लास्ट बच गया बाद में पिट्यूटरी जारी हार्मोन ऑक्सीटोसिस। चलो नेक्स्ट, द कंपोनेंट ऑफ फिलोसफी दैट डील्स विद नॉलेज, इट्स काइंड एंड मेथड इज नोन एज। जल्दी बता दो भाई, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, आपको इसका पता होना चाहिए। कौन सी फिलोसफी किसके साथ डील करती है? यहां राइट आंसर मैं बता देता हूं, एपिस्टेमोलॉजी भाई, एपिस्टेमोलॉजी। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट न्यूट्रलिज्म? और यहां वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन एंड क्लोज इन रिस्पॉन्स टू। चलो जल्दी बता दीजिए। 45 में राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी भाई, ऑप्शन डी। ए रिक्रिएशन अगेंस्ट ए मेयर स्टडी ऑफ बुक्स एंड लिंग्विस्टिक फॉर्म। पुस्तकों और भाषाई रूपों में एकमात्र अध्ययन के खिलाफ एक प्रतिक्रिया। ये जो है यहाँ पे करेक्ट नहीं है न्यूट्रलिज्म के बारे में, बाकी तीनों बातें करेक्ट है। और वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन एंड क्लोज इन रिस्पॉन्स टू 46, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भाई, चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, इतनी बात पता चल गई। चलो लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से फिर से मिलान कर दो। प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन कहाँ होती है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहाँ होता है? और वैक्यूलस कहाँ होते हैं? माइक्रोफिलामेंट माइक्रोट्यूबल्स कहाँ होते हैं? जल्दी बता दो भाई राइट आंसर। यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा? 47 में आपका ऑप्शन ए भाई, ऑप्शन ए। ठीक है, देख लेना। प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? मेम्ब्रेन कंपोज ऑफ डबल लेयर। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर ये। गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ऑप्शन 3, क्लस्टर ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक, फ्लैटेंडेड मेम्ब्रेन सैक्स। फिर वॉक्यूलियस क्या होती है भाई? 3 नंबर में मेम्ब्रेन सैक्स। और लास्ट माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूबुलस क्या होती हैं? थिन होल ट्यूब्स। इतनी बात समझ आ गई? चलो बता दो भाई। गैप्स इन माइलिन शीथ आर कॉल्ड। माइलिन म्यान में जो अंतराल होता है उसको खालिस्तान कहा जाता है। 48 में तो 48 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाई, नोट्स ऑफ रेनवियर, रेनवियर के नोट्स। ठीक है, चलो ये बताओ पसीना किससे बना होता है? स्वेट इज कंपोज्ड ऑफ। पसीना किससे बनता है? जल्दी बता दो भाई। मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन पेपर, मैंने जितने प्रैक्टिस सेट करवाए उसमें मैंने टॉप क्वेश्चन पेपर को सिलेक्ट किया है जो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इससे हाई लेवल कुछ जा ही नहीं सकता, इससे नीचा रहेगा 100%। इस पेपर में आप आज आप 35 नंबर ले रहे हो ना, तो मैं लिख के दे रहा हूँ DSSB पेपर में 50 नंबर लोगे। इतना कॉन्फिडेंस बढ़ा के रखना और पॉजिटिव रहना। यहाँ अगर 45 आप 40-45 ले रहे हो ना, तो DSSB में आप 70 को क्रॉस कर जाओगे, इतना मैं बता रहा हूँ। तो पसीना किससे बना होता है भाई? पसीना बना होता है आपका ऑप्शन बी, यहाँ पे राइट हो जाएगा, यूरिया, वाटर, सोडियम क्लोराइड, इन 3 चीजों से मिलकर बनता है। इस पेपर में आप 25 से 30 भी स्कोर करो ना, तो भी DSSB के आप 40 को प्लस को क्रॉस करोगे DSSB में। इतना भरोसा आप मेरे ऊपर भी रखो और खुद पे भी रखो। चलो ये बताओ, रेनिन एंटीजियोटेंसिन aldosterone system is a powerful system for blood pressure and volume homeostasis. This system is activated by क्या है? रेनिन
वांगियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन प्रणाली रक्त प्रणाली और मात्रा होमोस्टेटिस के लिए एक शक्तिशाली प्रणाली है। सिस्टम द्वारा सक्रिय किया गया, किस द्वारा सक्रिय किया जाता है ये बताना है भाई। क्वेश्चंस की लैंग्वेज बड़ी टफ है भाई। तो 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप सोच लीजिए क्या हो सकता है। तो यहां आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाई, एन इंक्रीज्ड सिंपैथेटिक डिस्चार्ज। चलो ये बताओ, इन ए कार्डियक साइकिल व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल एंड वेंट्रिकल डायस्टोल। ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए बिल्कुल। 20 क्वेश्चन ऐसे आए होंगे 50 में से आपने बिल्कुल राइट आंसर दिए होंगे श्योर, अगर अच्छी तैयारी है तो। जो जीरो से हैं डामाडोल डोल रहे थे वो यहाँ पे मेरे ख्याल से 10-15 नंबर ले पाएंगे, नेगेटिव मार्किंग में वो भी खो देंगे भाई। 51 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाई, 0.3 सेकंड और 0.5 सेकंड। ठीक है, चलो बताओ, डिफरेंट एंजाइम्स दैट कैटालाइज सम रिएक्शन आर कॉल्ड। विभिन्न एंजाइम जो एक प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। नेम ऑफ मल्टीपोलर न्यूरॉन विच इज लोकेटेड इंटायरली विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बता दीजिए भाई 53 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर। और 52 में, तो 52 में आपका राइट आंसर हो जाएगा सम एंजाइम ऑप्शन ए भाई, आइसो एंजाइम्स। ठीक है, और 53 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाई, इंटर न्यूरॉन, ऑप्शन डी। ठीक है, 53 में ऑप्शन डी भाई। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। Which of the following muscle helps in chewing and closing the jaw of exert pressure on food। मतलब आप भाई चबाने और बंद करने में मदद करने वाली मसल आपसे पूछी, वो कौन सी मसल है। 54 में इसका राइट आंसर भी आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन बी भाई, मैसेटर। और नेक्स्ट है, डेड स्पेस इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज inhaled but unable to reach gaseous exchange। anatomical dead space include। क्या स्पेस इसके अंदर इंक्लूड होता है। निष्क्रिय स्थान वायु का आयतन जो कि अंदर है लेकिन गैसीय विनिमय तक पहुंचने में असमर्थ है। एनाटॉमिकल डेड स्पेस में क्या शामिल है, मतलब वो हवा कहां पे रुक जाती है वो बताना है आपको। 55 में, तो यहां राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाई, फोरेंक्स में, लोरेंक्स में, ट्रैकिया में, ब्रोंसीज में। ठीक है, ये डेड आपका स्पेस, डेड स्पेस के अंदर शामिल है ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ, इनर लाइनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज मेड अप ऑफ विच टिश्यू। जो आपकी मूत्राशय की भीतरी परत किस ऊतक से बनी है ये बताना आपको। एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है। 56 में जल्दी बता दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए भाई, एपिथेलियल टिश्यू या उपकला टिश्यू, ऑप्शन ए। चलो, गुथरी रिजेक्टेड विच थॉर्नडाइक लॉ। गुथरी ने जो है थॉर्नडाइक के किस लॉ को खारिज कर दिया था। और फिर आपका है 57, 58, 59। 58 क्या है, द ऑर्गेनिज्म इज नॉट रीइंफोर्स्ड अनलेस इट मेक्स द करेक्ट रिस्पॉन्स इन। और नेक्स्ट है, विच इज द वाही एज। वाही एज किसको बोला जाता है, कौन सी क्यों उम्र है। और गुथरी ने थॉर्नडाइक के किस कानून को खारिज किया। और जब तक यह सही प्रतिक्रिया नहीं देता तब तक जीव को मजबूत नहीं किया जाता। मतलब किसके ऊपर वो रिस्पॉन्स नहीं देगा जब तक वो कंडीशनिंग अच्छी नहीं होगी। तो 57 में राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन डी भाई, प्रभाव के नियम को जो है गुथरी ने खारिज कर दिया था। 58 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी भाई, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। जब तक इसके ऊपर वो रिस्पॉन्स देना शुरू नहीं करेगा तब तक करेक्ट रिस्पॉन्स, जब तक जो है वो रीइंफोर्स्ड नहीं होगा। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग तक। और विच इज वाई एज। वाई एज कौन सी होती है 59 में, ऑप्शन ए भाई, अर्ली चाइल्डहुड। मतलब यहाँ पे बच्चा पूछता है हर चीज में क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई।
मतलब इतनी बात समझ आ गई तो हम आगे बढ़े। ये 58 नंबर क्वेश्चन में भाई थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जब तक यह सही प्रतिक्रिया नहीं देता जब तक जीव को मजबूत नहीं किया जा सकता। मतलब वो सही प्रतिक्रिया देनी शुरू नहीं करेगा तब तक कौन सी चीज़ जो मजबूत नहीं हो सकती, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग मजबूत नहीं हो सकती। इतना ही पूछा था इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलो बताओ, द ओवर प्रोटेक्टेड चाइल्ड विल टेंड टू डिस्प्ले। ये हमने साइकोलॉजी क्लास में कवर किया था कि बचपन में क्या समस्या होगी तो आगे जाके क्या होगा। तो ओवर संरक्षित बच्चा प्रदर्शित करेगा, क्या प्रदर्शित करेगा भाई आगे जाके इन फ्यूचर। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आक्रामकता भाई, अग्रेसिवनेस, ऑप्शन ए। और फिर 61 नंबर क्वेश्चन है, लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से मैच करना आपको। मैकडूगल ने क्या दी, पर्सनालिटी ट्रेट थ्योरी किसने दी, क्या है इसका मतलब, और सेटिस्फेक्शन इन अचीविंग सर्टेन स्पेसिफिक गोल ये किस थ्योरी में है, और फीलिंग ऑफ मेंटल टेंशन ऑन अकाउंट ऑफ आवर बॉडीली नीड्स ये किस में है, सारे बता दो भाई। 61 नंबर क्वेश्चन में आप राइट आंसर बता दीजिए। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाई, ऑप्शन ए। पहले में 3 मैकडूगल इंस्ट्रक्ट थ्योरी, रिपल्सन, और पर्सनालिटी ट्रेट थ्योरी दूसरे में एक होनेस्टी और डिसऑनेस्टी, और फिर है थर्ड में सेटिस्फेक्शन इन अचीविंग सर्टेन स्पेसिफिक गोल, नीड आ जाएगा, नीड थ्योरी थी मैकलेलैंड की, और फीलिंग ऑफ मेंटल टेंशन ऑन अकाउंट ऑफ आवर बॉडीली नीड्स, तो ये हो जाएगा ड्राइव भाई, ठीक है, चालाना। समझ गए इतनी बात। इन दो का अगर आपको पता था तो राइट आंसर आप चूज कर सकते थे, ठीक है। चलो, हु इज द, ये हमने साइकोलॉजी की हमारी क्लास में कवर किया था 1 ओवर की में। हु इज द ऑथर ऑफ फर्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है, जल्दी से बता दो। हमने ये लगभग जो साइकोलॉजी क्वेश्चन आएंगे ना सारे कवर कर लिए थे उसके अंदर, साइकोलॉजी की 3 घंटे की मैराथन क्लास में। एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। इस ऊपर वाला क्वेश्चन भी हमने कवर किया था, जिसने क्लास देखी हुई ना वो पक्की बता देगा कि हमने पढ़ा था मोटिवेशन किस प्रकार से काम करता है, और नीड थ्योरी हमने पढ़ी थी, मैकडूगल की प्रवृत्ति थ्योरी के बताया था, सारी बातें बताई थी, व्यक्ति की खासियत क्या है वगैरह सारी बातें हमने वहाँ पे डिस्कशन की थी। और ये क्वेश्चन तो शुरुआत में ही आ गया था भाई साइकोलॉजी में। तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी विलियम जेम्स की पुस्तक है भाई। विलियम वुंट के बाद इन्हें भी जो साइकोलॉजी का पितामह बोला जाता है। चलो, लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से सही मिलान कर दो भाई। डेफिनेशंस हैं पर्सनालिटी की, आलपोर्ट ने क्या दी, वैलेंटाइन ने क्या दी, बोरिंग ने क्या दी, गुथरी ने क्या दी, जल्दी बता दो भाई। सही मिलान कर लो, नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं आपको ऑप्शंस दिखाता हूं, उसके हिसाब से आप देख लेना राइट आंसर दिया है नहीं दिया। तो 63 में राइट आंसर मैं बता देता हूं, नीचे हमें थोड़ा जाना पड़ेगा। ऑप्शन, सारे ऑप्शंस आप देखना चाहो तो देख सकते हो। सिक्सटी 63 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाई, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। 1 मिनट भाई, मैं इरेजर यूज कर लेता हूं, ये क्या हो गया। तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए भाई। आलपोर्ट ने क्या कहा था, ये पढ़ लेना इसको वीडियो को पॉज करके। वैलेंटाइन ने क्या कहा था, ये। बोरिंग ने क्या कहा था, ये पहले वाला भाई, टॉप वाला। और गुथरी ने क्या कहा था, दूसरा। ये सारी पर्सनालिटी की डेफिनेशंस हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं। चलो ये बताओ, द बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन कैन इजीली बी मॉडिफाइड एंड शेप्ड थ्रू द यूज ऑफ, किसके द्वारा यूज करके आप जो है किसी के बिहेवियर को शेप दे सकते हो, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। और 65, व्हाट इज मीन्ड बाय डेवलपमेंट, विकास का मतलब क्या है। तो 64 में हो जाएगा ऑपरेंट कंडीशनिंग। बीएफ स्किनर की थ्योरी थी जिसमें वो जो है री इन्फोर्स करते थे या कुछ इंसेंटिव देते थे कोई भी पर्टिकुलर प्रतिक्रिया करने में, ताकि वो उस लालच में फिर बार बार एक्टिविटी करे। जैसे चूहे पे उन्होंने प्रयोग किया था, एक साइड टर्न हो गया तो उसको बादाम वगैरह जो भी मिल रहे थे, फिर टर्न करता फिर मिलते, तो उसके व्यवहार को शेप दे दी थी उन्होंने। और ये है व्हाट इज मीन्ड बाय डेवलपमेंट। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंप्रूवमेंट ऑफ एबिलिटी भाई, यह क्षमता में सुधार है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द पीरियड ऑफ मिडल एंड लेटरल चाइल्डहुड इन्वॉल्व,
जो पीरियड होता है, जो समय होता है मध्य और देर से बचपन की अवधि में क्या शामिल होता है वो बता दीजिए भाई 66 में। इन दोनों के मध्य जो है ग्रोथ कैसी होती है वो बताना है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा स्लो ग्रोथ होती है भाई, रुक जाती है बच्चे की ग्रोथ। आप नोट डाउन करोगे आपके घर में बच्चा होगा तो एक बार रुक जाएगी। हालांकि शैशवावस्था में बहुत स्पीड से बढ़ता है, फिर जो चाइल्डहुड की एज होती है ना वहाँ पे बच्चा रुक जाता है, फिर किशोर अवस्था में बड़ा जंप मारता है वो एकदम से। आप कहोगे इतनी लंबाई बढ़ गई एकदम से तेरी, ऐसी सिचुएशन हो जाती है। चलिए बताओ, विच थ्योरी स्टेट्स दैट इमोशन आर ऑर्गेनाइज्ड इन द ब्रेन। कौन सी थ्योरी कहती है जो है इमोशंस ब्रेन में ऑर्गेनाइज होते हैं। और विच पर्सनैलिटी थ्योरी इज नॉट क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइपोलॉजी अप्रोच। कौन सी थ्योरी जो है टाइपोग्राफी या टाइपोलॉजी अप्रोच के आधार पे वर्गीकृत नहीं किया गया, वर्गीकृत नहीं की गई, पर्सनैलिटी को वर्गीकृत नहीं किया किस थ्योरी ने, टाइपोलॉजी के आधार पे। ठीक है, टाइप थ्योरी नहीं है, मतलब ये बताना आपको इनमें से कौन सी टाइप थ्योरी नहीं है। ठीक है, और 67 में आपका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन बी भाई, कैनन बार्ड थ्योरी, कैनन बार्ड थ्योरी। ठीक है, ऑप्शन बी। और यहाँ आपका 68 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी भाई, आलपोर्ट, आलपोर्ट। 68 में क्या हो जाएगा, आलपोर्ट भाई। ठीक है, चलो, टाइपोलॉजी दृष्टिकोण के आधार पर कौन सा व्यक्तित्व का सिद्धांत नहीं है, आलपोर्ट थ्योरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशनलाइजेशन थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट अनइक्वली एडवोकेट। प्रबंधन का युक्ति संगत सिद्धांत असामान्य रूप से वकालत करता, किसकी वकालत करता ये बता दीजिए भाई। और नीचे है आपका कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन, वो भी बता दीजिए। तो 69 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप इसका राइट आंसर बता दीजिए। तो यहाँ राइट आंसर आपको बता देता हूं मैं। यहाँ पे राइट आंसर रहेगा राइट पर्सन फॉर ए राइट जॉब, सही काम के लिए सही व्यक्ति। प्रबंधन का युक्ति संगत सिद्धांत समान रूप से वकालत करता है किसकी, सही काम के लिए सही व्यक्ति। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन ए भाई। फिर है आपका कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन, राइट आंसर चूज कर लीजिए। हिंदी में भी इसको पढ़ लीजिए और इंग्लिश में पढ़ लीजिए। हिंदी में इंग्लिश में मैं पढ़ूँ तो पर्सनल मैनेजमेंट इन फैक्ट इज ए न्यूक्लियस ऑफ टोटल मैनेजमेंट प्रोसेस बिकॉज द मैन नाइदर द मटेरियल नॉर द मशीन इज द अल्टीमेट फैक्टर अंडर ऑल कंडीशन। और इसका रीजन दे रखा है, द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोग्राम समटाइम फेस डिसग्रेस एंड डिजास्टर बिकॉज ऑफ इनसिफिशिएंट पर्सनल। तो बताना है ये अगर कारण हो तो ये अगर भाई अभी कथन है तो ये कारण हो सकता है, मतलब ये बातें सत्य हैं या नहीं। हिंदी में पढ़ सकते हो आप, व्यक्तिगत प्रबंधन वास्तव में कुल प्रबंधन प्रक्रिया का एक केंद्र का, मतलब भाई जो कर्मचारी होते हैं वो सबसे मेन फैक्टर है, क्योंकि मनुष्य न तो सामग्री है और न ही मशीन है और न ही स्थितियों के तहत अंतिम है। तो यहाँ पे अकुशल कर्मी के कारण सर्वश्रेष्ठ संगठन और कार्यक्रमों को कभी अपमान और आपदा का सामना करना पड़ता है। क्या ये कारण, ये स्थिति इसका कारण हो सकती है, ये बताना आपको। ऐसी स्थिति में क्या ये रीजन इसका हो सकता है, ये बताना है। तो यहाँ राइट आंसर आपको मैं बता देता हूँ, 70 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए भाई। ए और बी दोनों जो है सत्य हैं, और बी जो है यहाँ पे आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए की, मतलब ऐसी सिचुएशन होगी तो उसका कारण यही होगा, ऐसी सिचुएशन होगी तो उसका रिजल्ट यही होगा। आप ऐसे कर लो भाई, ठीक है, कैसे भी कोरिलेट कर लो इसको, मतलब इसकी वजह से ये रिजल्ट निकल सकता है नहीं निकल सकता, ये बताना है, ये बताना है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई। ऊपर वाली सिचुएशन के कारण नीचे वाला रिजल्ट आ सकता नहीं आ सकता है। चलो धन्यवाद। अब ये बताओ, द क्लासिकल अप्रोच टुवर्ड मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय एंशिएंट रोमन्स इज ए थ्रू और थ्रू। प्राचीन रोमन द्वारा विकसित प्रबंधन के प्रति शास्त्रीय दृष्टिकोण हर पहलू से है, किस प्रकार है। हिंदी लैंग्वेज भाई मेरे तो समझ आ नहीं रही, आप देख सकते हो हिंदी करते रहते हो आप कि क्या लैंग्वेज है ये। द क्लासिकल अप्रोच टुवर्ड्स मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय द एंशिएंट रोमन्स इज थ्रू एंड थ्रू। जो रोमन द्वारा प्रबंधन का जो शास्त्रीय सिद्धांत विकसित किया था वो हर दृष्टिकोण से, हर पहलू से क्या है। रूढ़िवादी दृष्टिकोण है, उपयोग दृष्टिकोण है, आदर्शवादी दृष्टिकोण है, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण है, क्या है वो।
तो 71 में राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाई, उपयोग। हमने पढ़ा था ना, रोम वाले वैसे भी क्या थे, यूटिलाइजेशन अप्रोच का प्रयोग करते थे। ठीक है, चलो। इंट्रामूल प्रोग्राम क्रिएट्स इन स्टूडेंट ए सेंस ऑफ, इंट्रामूल जो प्रोग्राम होता है वो स्टूडेंट्स के अंदर क्या डेवलप करता है, क्या भावना लेके आता है, तो इन्वॉल्वमेंट भाई, सभी भागीदार होते हैं उसके अंदर, ऑप्शन बी। चलो ये बताओ, ओपन एंड क्लोज कंपटीशन का अंडर, किसके अंडर आते हैं भाई ओपन और क्लोज कंपटीशन, बता दीजिए जल्दी से। 73 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाई, एक्स्ट्रा मुरल के अंदर आते हैं ये। ठीक है, चलो ये बताओ, इफ एन फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन हैज मींट सेटिंग अप थिंग्स एडमिनिस्ट्रेशन हैज मींट, मतलब यदि शास्त्रीय शारीरिक शिक्षा और खेल में संगठन का मतलब है चीजों को स्थापित करना, प्रशासन का मतलब क्या होगा? अगर संगठन का मतलब ये है तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होगा, ये बता दो आप। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होगा सिटिंग अप थिंग्स, कहां पे क्या चीज होगी, तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होगा, फिर क्या हो जाएगा, परफॉर्मेंस भाई, ऑप्शन ए। ठीक है, मतलब उस चीज को चलाना, रिजल्ट देना। चलो ये बताओ, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर स्मार्ट गोल सेटिंग, स्मार्ट लक्ष्य सेटिंग का मुख्य कारण क्या है, ये बता दीजिए भाई। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाई, अभ्यास कार्यक्रम का पालन करने के लिए प्रतिभागियों को प्रेरित करने के लिए, टू मोटिवेट पार्टिसिपेंट टू फॉलो एन एक्सरसाइज प्रोग्राम। ठीक है, चलो 76 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक फीडबैक, इंट्रिंसिक फीडबैक का उदाहरण आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए भाई। तो यहां राइट आंसर मैं बता देता हूं आपको, राइट आंसर यहां हो जाएगा आपका भाई ऑप्शन बी भाई, पढ़ोगे तो समझ आ जाएगी। द परफॉर्मिंग हिटिंग ए पास एंड द टेक्निक फीलिंग राइट, मतलब उसने पास हिट किया और राइट टेक्निक लगी तो वहां से इंटरनल सेटिस्फेक्शन आएगी, बाकी ये सारे फैक्टर बाहर ही हैं भाई। चलो नेक्स्ट, वी इन द प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉइंग एंड डिप्लॉइंग इंडिविजुअल एट वेरियस पोजिशन एट मोस्ट अटेंशन मस्ट बी पेड टू दियर, आप किसी को एम्प्लॉय कर रहे हो, डिप्लॉइंग कर रहे हो, तो वहां पे बहुत सारी बातों का ध्यान रखा जाता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जिस बात का ध्यान रखना चाहिए वो क्या ध्यान रखना चाहिए, जल्दी बता दो भाई। थोड़ा सा मैं हिंदी में आपको ऑप्शन दिखाऊं तो राइट आंसर बता दीजिए। तो यहां पे हो जाएगा भाई कॉम्पिटेंस, अक्षमता, उसकी अक्षमता कितनी काम करने की, मोस्ट एग्जाम ओरिएंटेड काम क्वेश्चन है भाई ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 78 और 79, व्हाट सराउंड्स ए की नोट इन एनी मैनेजमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किसी भी प्रबंधन में एक मुख्य नोट क्या करता है, और प्लेइंग फील्ड ऑफ कोर्ट शुड बी लेड सो दैट इट्स, खेल के मैदान या कोर्ट को रखा जाना चाहिए ताकि, क्या कैसे रखा जाना चाहिए, किस दिशा में हो, ठीक है, किस प्रकार से हो, और उस प्रकार से रखेंगे तो उसका फायदा क्या होगा, ये सारी बातें बतानी है आपको। और की नोट क्या होता है मैनेजमेंट में वो बताना है। तो 78 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रस्ट एंड म्यूचुअल कॉर्पोरेशन। ठीक है, कोऑपरेशन आएगा, सहयोग, विश्वास और पारस्परिक सहयोग जरूरी है। और 79 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए भाई, लंबी अक्ष चंद्रमा के लिए एक्सिस है, लॉन्ग एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल टू द मून, ये आपका ऑप्शन ए भाई 79 में ऑप्शन बी भाई, ऑप्शन बी, माफी चाहूंगा, ये ऑप्शन बी ध्यान आ गया। लॉन्ग एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द सनरेज, लंबी दूरी सूर्य की किरणों के लंबवत होती है, मतलब भाई किरणें जो आपकी आंखों में नहीं पड़नी चाहिए जब आप ग्राउंड बनाओ तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट 81 नंबर,
हु फील्स दैट मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। ये बात किसने कही थी भाई? प्रबंधन अनौपचारिक रूप से संगठित समूह के माध्यम से और लोगों के साथ काम करने की कला है। ये शब्द किसके थे? तो यहां राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाई, कुंटज। कुंटज। और 81 में आपको राइट आंसर बताना है, द पेस्टिसाइड्स एंड द इंसेक्टिसाइड्स यूज टू सेव क्रॉप्स फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म काजिज। कीटनाशक और कीटनाशकों सूक्ष्म जीवों से फसलों को बचाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। क्या प्रयुक्त होते हैं भाई? वन। मतलब ये यूज करते हो तो क्या फर्क पड़ेगा? हिंदी और इंग्लिश का देखो कितना डिफरेंस आ रहा है। मतलब आप पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हो तो उसके बाद आपकी जमीन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा या इन्वायरमेंट में क्या फर्क पड़ेगा? तो यहां हो जाएगा भाई ऑप्शन सी, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन। आपकी पर्यावरण प्रदूषण होगा और जमीन की जो क्वालिटी उसके अंदर गिरावट आ जाएगी। ठीक है, अगर ये पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हो तो आप। नेक्स्ट है 82, विच ऑफ द फॉलोइंग काजिज एट मोस्ट डैमेज टू द ईयर। इनमें से कौन सा कान को जो है अत्यधिक नुकसान पहुंचा सकता है? और द स्कूल हेल्थ प्रोग्राम कैन प्रोवाइड सर्विस टू द एक्सटेंट ऑफ। स्कूल स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम किस सीमा तक जो है सेवाएं प्रदान कर सकता है भाई? ये बताना आपको। तो 82 में राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भाई, इम्प्रोवाइज्ड इंस्ट्रूमेंशन। ये क्वेश्चन हमारे कोर्स का है, डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया गया है। और आपका स्कूल हेल्थ प्रोग्राम वाला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 83 में? ऑप्शन सी भाई, फर्स्ट एड फॉर कट्स, ब्लीडिंग एंड डिसलोकेशन। ये सारी चीज जो आपके स्कूल में होनी चाहिए, ये सारी चीज जो है आपको स्कूल प्रोवाइड करवाएगा, स्कूल के अंदर हर हाल में होनी चाहिए। ठीक है, और ऑप्शन बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं जो वहां से डायरेक्ट उठाए हैं कोर्स से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, द सब्सटेंसेस दैट मे कॉजेज फीवर आर कॉल्ड। वो सब्सटेंस जो आपको फीवर दे सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? पैथोजोन कहलाते हैं, एंड्रोजोन कहलाते हैं, एंडोजेंसिस कहलाते हैं, पायरोजेंस कहलाते हैं। तो 84 में ज्यादा समय लेने का क्वेश्चन नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पायरोजेंस, ऑप्शन डी भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच वायरल हेपेटाइटिस वायरस अटैक टू द लीवर एंड काजेज वैराइंग डिग्री ऑफ इलनेस इन पेशेंट। कौन सा हेपेटाइटिस वायरस का जो प्रकार है वो आपके लीवर पर अटैक कर सकता है और आपको कमजोरी जो है दे सकता है। और नेक्स्ट है, विच डिजीज इज ऑक्यूर्ड व्हेन द हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ ब्लड इज लोअर देन नॉर्मल एज ए रिजल्ट ऑफ डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। एक या अधिक आवश्यक पोषक तत्वों की कमी के परिणाम स्वरूप रक्त की हीमोग्लोबिन सामग्री सामान्य से कम होने पर कौन सी बीमारी होती है? ये बता दीजिए भाई। तो यहां पे 85 में राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन ए भाई, हेपेटाइटिस ए। और यहां राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाई, न्यूट्रिशनल एनीमिया हो जाएगा अगर आपके अंदर कमी हो गई किसकी? हीमोग्लोबिन में किसी विशेष एसेंशियल न्यूट्रिशन की या अलग अलग न्यूट्रिशन के एक समूह की। ठीक है, नेक्स्ट चलें, ये बता दो भाई, an integrated method of functioning which is oriented towards maximizing the potential of which the individual is capable is the part of definition। कार्य करने की एक एकीकृत पद्धति जो व्यक्ति की अक्षमता को अधिकतम करने की दिशा में उन्मुख है, खालिस्तान की परिभाषा का हिस्सा है। किसकी परिभाषा का हिस्सा है? और 88 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोलिंग बॉडी वेट। बॉडी वेट को कंट्रोल करने के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है? तो 87 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेल्थ, स्वास्थ्य भाई। और 88 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विटामिन B5 भाई। ठीक है, चलो इसके बाद
व्हाट इज द एंगल ऑफ 90 डिग्री एंगल इन रेडिएशन, और है एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड इन सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस इन 40 सेकेंड, what will be his displacement at the end of 2 minute 20 सेकेंड। बता दो भाई। दोनों ही क्वेश्चन किनेसियोलॉजी की गहराई से पूछे गए हैं, बता दो। 89 और 90। 89 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाई बटा 2 कर दो भाई। और 90 में आपका राइट आंसर हो जाएगा 2r, ठीक है, ऑप्शन बी। इतनी बात आपको समझ आ गई तो हम आगे बढ़े, 91 पे चले। 91, ए मसल कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम टेंशन व्हेन द लेंथ ऑफ मसल इज, और हिंदी में दे रखा मांसपेशी की लंबाई होने पर एक मांसपेशी अधिकतम तनाव पैदा कर सकती है। कितना जो है, कितनी लंबाई हो तो जो आपकी मांसपेशी जो है मैक्सिमम जो है फोर्स प्रोड्यूस कर सकती है। तो 91 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 120% ऑफ नॉर्मल लेंथ। जो नॉर्मल लेंथ है उसका 120% मसल अगर स्ट्रेच होगी तो वो मैक्सिमम फोर्स को जो है प्रोड्यूस कर पाएगी। चलो, गुड अलाइनमेंट ऑफ वेट बियरिंग सेगमेंट रिजल्ट्स, वजन असर खंड परिणामों का अच्छा संरेखण, बता दो भाई। 92, और 93 भी बता दो भाई। बैंडेज का ला क्या है? बॉडीज भी बोल सकते हो इसको, बैंडेज भी बोल सकते हो आप, जो भी ठीक लगे। ये पता है हिंदी आप देख रहे हो अटपटी हुई ना, ये सॉफ्टवेयर में ट्रांसलेट किए जाते हैं। कोई भी क्वेश्चन पेपर आता है तो हिंदी का क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाता है, उसके बाद उसको डाल दिया जाता है किसके ऊपर, एज इट इज गूगल ट्रांसलेटर के ऊपर, और वहां से उसको आपस में जोड़ दिया जाता है। बस ये किया जाता है हिंदी और इंग्लिश में। आप बार बार मांगते रहते हो कि सर इंग्लिश का पेपर है, हिंदी में दो ना, हिंदी में दो ना। भाई कोई समाधान नहीं इस चीज़ का। फाइनल पेपर में भी ऐसा ही होना, डीएसएस में सेम पेपर इंग्लिश में तैयार होगा, उसको गूगल ट्रांसलेटर में डालेंगे और आपको दे देंगे, दैट्स इट। चलो बताओ, गुड अलाइनमेंट ऑफ वेट्स, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 92 में ऑप्शन बी भाई, रोटेटरी इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज। और बैंडेज ला क्या है? 93 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाई, इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस्ड बाय ए मसल डेवलपिंग टेंशन। चलो नेक्स्ट, इन विच एक्सिस एंड प्लेन एलिवेशन एंड डिप्रेशन जॉइंट एक्शन ऑक्यूर्स, किस एक्सिस एंड प्लेन के अंदर जो है एलिवेशन और डिप्रेशन की मूवमेंट होती है? 94 में जल्दी बता दो भाई। यहां राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाई, फ्रंटल प्लेन एंड एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। चलो लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से मैच कर दो भाई। मसल्स दे रखी हैं, कौन सी मसल थंब में क्या काम करती है, जल्दी बता दो। यहां राइट आंसर मैं बता देता हूं भाई, पढ़ लेना इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके। ऑप्शन हो जाएगा 95 में ए भाई, ठीक। ये सारे एक सीक्वेंस में ही दे रखे हैं, देखो। एक्सटेंशनर पोलिस लॉन्गिश, एक्सटेंशनर पोलिस बीविरिस, ये क्या करती है? थंब की एक्सटेंशन में हेल्प करती है। इसी प्रकार एडक्टर पोलिसिस लॉन्गस, एबिटर पोलिसिस बेबिस, ये क्या करती है? थंब अबडक्शन में हेल्प करती है। एडक्टर पोलिसिस फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गिश, ये क्या करती है? थंब अडक्शन ऊपर वाली अबडक्शन में हेल्प करेगी। फिर है अपोनेस पोलिसिस एडक्टर पोलिस ब्रेविस, ये क्या करती है? थंब पोजीशन में हेल्प करती है। ये सारी मसल्स हैं हमारे थंब के अंदर, देखो कितनी सारी मसल्स हैं। चलो ये बता दो, डी एलम्ब्रेट प्रिंसिपल इंडिकेट, ये क्या इंडिकेट करता है 96 में? तो यहां राइट आंसर हो जाएगा बैलेंस बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड इनर्शियल फोर्स, ठीक है, लागू बल और जड़ती बल के बीच संतुलन भाई, ठीक है। चलो सूची 1 का सूची 2 से सही मिलान कर दो भाई। 97 में फ्लेक्शन एक्सटेंशन इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट कार्डिनल प्लेन, प्लेन में मतलब बताना आपको कौन सा किसका उदाहरण है, ये बताना है भाई। पढ़ रखा होगा तो आप जरूर आंसर दे दोगे।
मतलब कौन सी मूवमेंट, फ्लेक्शन एक्सटेंशन किस प्लेन में होनी है, लेटरल ट्रंक फ्लेक्शन वो किस प्लेन में होनी है, ठीक है। फिर है प्रोनेशन सुपिनेशन की मूवमेंट किस प्लेन में होनी है। एन एग्जाम्पल ऑफ बाईएक्सियल जॉइंट का उदाहरण आपको बताना है। गजब भैया, क्वेश्चन बहुत इजी है, आप देखोगे तो भाई। ऑप्शन ए भाई, मैंने कहा ना बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखो एन एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट का एक ही नाम दे रखा, तो दो ऑप्शन तो यहाँ पे ऐसे ही खत्म हो गए लास्ट वाले, इन्हीं में चार के सामने चार है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफर्मेशन करना है, ठीक है। कई बात है ना ऐसे सही मिलाने वाले में बहुत इजी आ जाती हैं। चलो बताओ 98 का, और तीनों ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 98, 99 और 100। चलो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा, तीनों का आंसर बता दो आप मेरे को जल्दी जल्दी। 98, 99 और 100। तो 98 में क्या पूछा है, द कार्टिलेज विच सराउ टू चूजन द इम्पैक्ट ऑफ लार्ज फोर्स ऑन बोन एंड्स विद कार्ड। यहाँ पे राइट आंसर क्या कहलाएगा आपका, हाइलिन कार्टिलेज, ऑप्शन बी भाई, बी। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ जॉइंट वर बोन हेल्ड टुगेदर बाय कार्टिलेज एंड नो साइनोवियल फ्लूइड, जहाँ पे कोई साइनोवियल फ्लूइड नहीं होती, वो क्या कहलाता है वो जॉइंट, जल्दी बता दो। और यहाँ है, इफ यू अप्लाई ए फोर्स थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी द बॉल विल मूव। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के सामने आप फोर्स लगा रहे हो उसके सेंटर में, तो बॉल जो है मूव करेगी, कैसे मूव करेगी वो बता दो जल्दी से, जल्दी बता दो भाई। तो 99 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा एम्पिथ्रेसिस जॉइंट, मतलब जिसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती वो जॉइंट होते हैं ये, और कार्टिलेज से जुड़े होते हैं भाई। एम्पिथ्रेसिस जॉइंट क्या होते हैं, कार्टिलेज से जुड़े होते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब इनके अंदर भाई फियरली मूवेबल जॉइंट नहीं होती लेकिन स्लाइटली होती है, ठीक है। कार्टिलेज से जुड़े होते हैं तो स्लाइटली मूवमेंट होगी, कार्टिलेज से जुड़े होते हैं, ठीक है। और मूवेबल होते हैं लेकिन हल्के फुल्के, मैंने बोल दिया गलती से इमूवेबल, वो माफी चाहूंगा मैं। ये मूवेबल होते हैं हल्के फुल्के, स्लाइटली मूवेबल, ठीक है। तो क्या होंगे ये, एम्पिथ्रेसिस। और लास्ट वाला है, अगर आप किसी बॉल के सेंटर ऑफ ग्रेविटी फोर्स लगाते हो तो वो किस डायरेक्शन में जाएगी, एक सीधी रेखा में जाएगी भाई, स्ट्रेट लाइन। तो लास्ट वाले जो 4 क्वेश्चन थे मेरे ख्याल से इसका आंसर सभी ने दिया होगा राइट, इसका आंसर आपने बिल्कुल राइट दे दिया होगा। हाँ, यहाँ पे आपको समस्या हुई होगी। तो मेरे ख्याल से जो इस पेपर में 40 प्लस स्कोर कर रहा ना, 40 प्लस या 30 या 40 के बीच, वो यकीन मानिए DSSB में 50 और 60 के बीच स्कोर करेगा, 50 और 60 के बीच। 100 क्वेश्चन थे और गजब भाई, आज का पेपर मजा आ गया, मेरे को भी करवा गया, मेरे को भी कुछ क्वेश्चन नए से, मेरे को भी नया सीखने को मिला, और बहुत अच्छा पेपर था भाई ओवरऑल। और अभी आप जो है, मैं समय दे रहा हूँ आपको 1 मिनट का, वीडियो के नीचे अपना कमेंट में जो स्कोर बता दीजिए फास्ट। देखते हैं आज कितने बच्चे इस पेपर में पास हुए, कितने बच्चे पेपर में पास हुए हैं। टोटल 40% का क्राइटेरिया किसने पास किया है आज 40% नंबर लेने जो है टेढ़ी खीर हो गए हैं। मैं जानता हूं बड़ी पुअर परफॉर्मेंस, और बहुत ज्यादा डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वो लेवल है जिसको DSSB कभी टच नहीं करता है। मैं ये कह रहा हूं, इस बार अगर हो जाए तो क्या होगा आपका, मैं वो दिखा रहा हूं आपको। क्योंकि बहुत कमेंट आ रहे हैं लगातार मेरे पास कि सर पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ाइए बढ़ाइए, यहाँ तक कि एक भाई का कमेंट आया हुआ था कि आपके जो मॉक टेस्ट हैं वो DSSB लेवल के नहीं है, आपके अंदर DSSB का ये लेवल नहीं है। अब मैं ये कहता हूं, क्या हमारे मॉक टेस्ट इस लेवल के होने चाहिए थे सभी? आप ईमानदारी से बता दीजिए, सभी मॉक टेस्ट क्या इस लेवल के होने चाहिए थे? ईमानदारी से जवाब दे दीजिए आप, ताकि हमें महसूस हो कि हमें लेवल और अप करना था। लेकिन यकीन मानिए हमने मॉडरेट लेवल के मॉक टेस्ट के अंदर मॉक टेस्ट दिए हैं ऐप के अंदर, और वो बेटर है, सुफिशियंट है DSSB के लिए, आपकी अपने आप को जांचने के लिए। देखो, मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि सेम पेपर आपका आ जाएगा, वो ये है हम प्रैक्टिस कर रहे हैं किस यूनिट में हमारी कितनी कमजोरी है, वीकनेस कहाँ है हमारी, वो हमें पता चल जाए, ठीक है भाई। किस यूनिट से जो भी क्वेश्चन आया उसमें पता चले ये बात हमने पढ़ी या नहीं पढ़ी, और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मॉक टेस्ट के मतलब को पहले समझना जरूरी है, और कोई समस्या वाली बात नहीं है।
होता है ऐसा, कई बार टफ क्वेश्चन पेपर भी आ जाता है, इजी भी आ जाता है। अब 3 राउंड में आपका पेपर होना, 3 शिफ्ट में, तो हो सकता है कोई शिफ्ट मुश्किल भी आ जाए, नॉर्मलाइजेशन भी हो जाए। तो सभी स्कोर बता दिया सभी ने, जिसने बताया बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बाद में भी स्कोर देखेंगे वो बता सकते हैं। किसी क्वेश्चन के ऊपर आपको ऑब्जेक्शन लगता है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन के ऊपर जो है मेरे को भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगा, जो शिक्षण त्रिआयामी प्रक्रिया थी उसमें जो है टीचर होगा, स्टूडेंट होगा, करिकुलम होगा, वहाँ पे इन्वायरमेंट आंसर दे रखा है, तो उसके ऊपर विचार करके मैं आपको बताऊंगा। अब मैंने कहा था कि पिछले जो हमारे टेस्ट हुए थे उनमें कुछ एक कोरेक्शन मैं आपको करवाना चाहूंगा पिछले टेस्टों में, तो ये बात मैंने आपको बोली थी। तो अब मैं आपको मोटा मोटी वो बता देता हूँ जो कोरेक्शन मेरे को आपको करवानी है वो। एक तो क्वेश्चन था हमारा, मैं उस पीडीएफ को ओपन कर लेता हूँ, 1 मिनट। एक तो ये क्वेश्चन था भाई, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ प्ले थ्योरी। इसका राइट आंसर आपको करना है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जॉन डीवी। भाई ये नोट डाउन कर लो, जॉन डीवी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है, जॉन डीवी। मैंने कार्ल ग्रुश बता दिया था, माफी चाहूंगा, जॉन डीवी। इसके बाद जो क्वेश्चन था एक 25 नंबर क्वेश्चन के ऊपर भी ऑब्जेक्शन था, उसको भी हम देख लेते हैं एक बार स्पीडली। द अदर नेम ऑफ बाइस्क्यूपिड वॉल, यहाँ पे भाई ऑप्शन आएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, मिट्रल वॉल, ठीक है, ऑप्शन सी मिट्रल वॉल। मैंने एरोटा बताया था, हालांकि एरोटिक वाल भी इसको बोला जाता है, लेकिन दिए गए ऑप्शन के हिसाब से आप मिट्रल वॉल के साथ जाएंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन था 35 नंबर, जिसके ऊपर एक बच्चे ने ऑब्जेक्शन किया। हाँ, ये मेरे को जरूर ठीक करवाना है भाई। विच इंडियन टीम लॉस्ट इन द सेमीफाइनल ऑफ 1956 ओलंपिक गेम्स। यहाँ पे फुटबॉल आएगा भाई, फुटबॉल, ठीक है। मैंने हॉकी बता दिया था, क्योंकि पता है क्या होता है, आप इतने सारे क्वेश्चंस को कवर करते तो कई बार लगता है कि ये चीज़ ऐसे कोरिलेट कर लेते हैं हम। जैसे मुझे जहाँ तक याद था फुटबॉल का मेरे को याद था, हालांकि ध्यान नहीं आया कि हॉकी की टीम जो 1928 से लगातार सेमीफाइनल फाइनल में जा रही थी, गोल्ड जीत रही थी, तो मेरे को लगा हो सकता है यहीं पे भारत ने ब्रॉन्ज जीता, क्योंकि हॉकी में भारत ने ब्रॉन्ज भी जीता है, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। अब और कोई क्वेश्चन हो तो मैं देख लेता हूँ। एक क्वेश्चन और था भाई, मैं 1 मिनट देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 और था हमारा। उसमें क्या था कि जो पेपर, हाँ ये 1 मिनट, एक्स ऑफिसियो प्रेसिडेंट ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आजकल ये भाई स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो गए हैं, ठीक है। पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते थे, आजकल इसको बोला जाता है स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसके जो चेयरमैन है भाई, देखो चेयरमैन वर्ड जो है दिया है डॉक्यूमेंट में, प्रेसिडेंट वर्ड वहां पे यूज नहीं किया गया, तो चेयरमैन शब्द जब आए क्वेश्चन में तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया आंसर करना है। अब वहां पे प्रेसिडेंट शब्द लिखा ही नहीं, जो नोटिफिकेशन ऑफिशियल, उसमें चेयरमैन वर्ड यूज किया गया है। अगर ओल्ड क्वेश्चन के हिसाब से इसको उठाएंगे तो मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट यहाँ पे देंगे, तो फिर आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ जाना पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन अभी जो है चेयरमैन दिखा रहे हैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मेरी रिसर्च यही कह रही है, प्रेसिडेंट वर्ड वहां पे यूज नहीं किया गया है, चेयरमैन शब्द वहां पे यूज किया गया। तो हो सकता है इन्होंने इसको चेंज कर दिया एट प्रेजेंट टाइम, तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया अब इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन पुराने पेपर के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसके जो है एक्स ऑफिसियो प्रेसिडेंट होते हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन मेरे को नहीं लगा भाई। योगा में जो है हो सकते हैं, योगा के बारे में मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन जो है तो यही क्वेश्चन थे कुछ एक जो मेरे को लगे जहाँ पे करेक्शन संभव थी, मैंने आपको करवा दी। और भी हो सकता है एक आधी क्वेश्चन, लेकिन मोटा मोटे क्वेश्चन जो एग्जाम ओरिएंटेड थे मैंने उनमें आपको जो है करेक्शन करवा दी है। फिर भी कोई क्वेश्चन आपको बच जाता है तो याद दिलाते रहें, ताकि उसके ऊपर हम डिस्कशन कर लें, क्योंकि बहुत सारा काम होता है भाई, और खुद की भी लाइफ होती है, तो वहाँ पे कई बार बहुत सारी चीज़ें छूट भी जाती हैं। तो मैं माफ़ी चाहूँगा अगर कहीं पे कोई चूक हो, तो थोड़ा अवेयर रहना जरूरी है, गलतियों को बताते रहा करो। तो पिछले पेपर में 3-4 जो फॉल्ट थे मैंने ठीक करवा दिए आपको। इसके अलावा कहीं पे कोई कन्फ्यूजन लगता है तो आप बता सकते हो। और वीडियो को लास्ट तक आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और याद रखना, आज के पेपर में जिसने 30+ स्कोर कर दिया वो DSS में 50+ स्कोर करेगा। खुद पे ट्रस्ट करें, भरोसा रखें। जो 50+ स्कोर आज कर रहा है वो DSS में 70+ स्कोर करेगा, डेफिनेटली इतना डिफरेंस जरूर आएगा। और अभी के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें भाई, और लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से, थैंक यू। जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।